Now we will look at some practical related to applet and including applets in JSP. Okay. देखो friends, it is not in part of our syllabus to learn applets or build applets, but जस्ट आपको याद करवाना है मुझे कि अगर आपको बीसीए में तो एप्लेट आ गया होगा ना, बीसीए के सिलेबस में एप्लेट्स था। यस, तो आपको रिवाइज करवाना है मुझे कि एप्लेट का प्रोग्राम कैसा होता है, कैसे हम उसको रन करते हैं। तो सिंपल एक एप्लेट यहाँ पे मैं आपको बना के कराऊंगा, डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, अ सिंपल एप्लेट। अब देखो, एप्लेट को बनाने के लिए हमें जावा के कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने होते हैं। java.awt। देखो, एप्लेट पे ड्राइंग करना होता है, हमें कुछ भी डिस्प्ले करना हो या उसके लिए हमें ड्राइंग करना होता है। तो एक ग्राफिक्स क्लास अवेलेबल है ड्राइंग करने के लिए, वो ग्राफिक्स क्लास अवेलेबल है AWT पैकेज में। तो हम AWT को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। फिर एप्लेट को बनाने के लिए जो एप्लेट क्लास है वो अवेलेबल है एप्लेट पैकेज के अंदर, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमें क्लास बनाना पड़ेगा। सपोज माई NJS एप्लेट, ऐसा नाम देता हूँ क्लास का। एक्सटेंस करवाना पड़ता है उसको एप्लेट में से। फिर एप्लेट की, देखो एप्लेट की भी काफ़ी अच्छी एक लाइफ साइकिल है, और जैसे सर्वलेट की मेथड्स को हम ओवरराइड करते हैं उसी तरह से एप्लेट्स की भी मेथड है। इनिट, फिर स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय और पेंट। इनिट मेथड ऐसी है कि जो पहली बार एप्लेट रन होगी तब इनिट मेथड कॉल होगी, फिर स्टार्ट मेथड कॉल होगी। फिर अगर एप्लेट स्टॉप होती है, मतलब दूसरी स्क्रीन आ जाती है, तो एप्लेट स्टॉप हो जाएगी, वापस उस स्क्रीन पे, उस टैब पे क्लाइंट आता है तो एप्लेट वापस स्टार्ट होगी। और जब उसको कंप्लीट करना होगा तो डिस्ट्रॉय, मतलब अंत में डिलीट करते वक्त डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी। और पेंट मेथड, जब जब स्टार्ट मेथड कॉल होगी ना, उसके बाद तुरंत पेंट मेथड कॉल होगी एप्लेट पे पेंटिंग करने के लिए। पेंटिंग मतलब आपको जो कुछ भी डिस्प्ले करना है, ड्रॉ करना है, आप कर सकते हो। तो वो सारा कोड आपको कहाँ पे लिखना है? पेंट मेथड के अंदर, क्योंकि पेंट मेथड के अंदर ही आपको ऑब्जेक्ट भी मिलता है ग्राफिक्स का, कि जिसके जरिए आपको ड्राइंग करना है। वो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट अपने को मिलता है पेंट मेथड के अंदर। तो ज्यादातर केस में आप ओवरराइड करोगे पेंट मेथड को एप्लेट की। तो पेंट मेथड को ओवरराइड करने के लिए पब्लिक वॉइड पेंट, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हम उसके जरिए सपोज ड्राइंग करते हैं, एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ स्ट्रिंग, फिर उसमें आर्ग्यूमेंट जो आपको डिस्प्ले करना है वो ऑल इज वेल। फिर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई देने होते हैं। सपोज कि मैं देता हूँ यहाँ पे 100 और 100। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा एप्लेट लिखा, और इसको मैं स्टोर करूँगा अपने लोकल ड्राइव में, सर्वर में। अभी सर्वर में नहीं करना है, जहाँ पे मैंने बाकी प्रैक्टिकल्स को सेव किए हैं अपनी लोकल ड्राइव में, ई ड्राइव में, वहीं पे सेव करूँगा। नाम क्या दूंगा इसको? जो क्लास का नाम है वही, क्योंकि पब्लिक क्लास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस एप्लेट को पहले कंपाइल करेंगे। जावा सी NJS applet डॉट जावा। वेरिएबल जी, यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है तो मुझे कैपिटल में लिखना होगा। आप तो कोई बताते भी नहीं हो। देखो, ये मेरा एप्लेट कंपाइल हो गया। ठीक है,
अब इसको हम अगर यहाँ से रन करना चाहे तो जावा कमांड लिख के, जैसे हम कोर जावा के प्रोग्राम्स को रन करते थे वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनजेएस एप्लेट जो है उसमें मेन मेथड है ही नहीं। जावा कमांड के जरिए जब हम किसी भी क्लास को रन करते हैं तो उसके अंदर मेन मेथड आई हुई चाहिए, एप्लेट में मेन मेथड नहीं होती। और ये जो प्रोग्राम है वो तो वेब एप्लीकेशंस में एम्बेड करने के लिए बनाया गया है ना, और ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। तो एप्लेट को रन किया जाता है ब्राउजर के जरिए रियल में, लेकिन डेवलपर को यहाँ पे एक टूल दिया गया है कि डेवलपर ने अगर एप्लेट बनाई है तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक टूल दिया गया है, एप्लेट व्यूअर। जैसे जावा सी जावा कमांड है, ऐसे ये एप्लेट व्यूअर। फिर आपको लिखना है अपने एप्लेट का नाम और डॉट जावा। आपको सरप्राइज होगा कि यहाँ पे डॉट जावा लिखना है। हाँ, डॉट जावा लिखना है। वो डॉट जावा मतलब, तो इसका मतलब आपको शौक होगा कि भाई जब हम रन करते हैं तो क्लास फाइल रन करते हैं ना, तो क्लास लिखना नहीं होता, केवल क्लास का नाम ही लिखना होता है। यहाँ पे तो हम सोर्स फाइल का नाम लिख रहे हैं। वो इसलिए कि जब हम ऐसा लिखेंगे, ये एप्लेट व्यूअर क्या करेगा पता है? एप्लेट व्यूअर जो है वो जेवीएम नहीं है, इट इज नॉट जेवीएम, बट क्या करेगा, यहाँ पे जो हम सोर्स फाइल लिखे, सोर्स फाइल देंगे ना एप्लेट व्यूअर को, उस फाइल में वो ढूंढेगा, एप्लेट व्यूअर है ना, वो इस फाइल में ढूंढेगा कि कौन से एप्लेट को रन करवाना है। लेकिन हमने यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि कौन सी एप्लेट को रन करवाना है। तो देखो, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस किया, उसने ट्राई की, एप्लेट व्यूअर ने ट्राई की रन करने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर वापस प्रॉम्प्ट आ गया। तो एप्लेट व्यूअर ने क्या किया, हमारी इस फाइल में, सोर्स फाइल में ढूंढा कि कौन सी एप्लेट को रन करना है, तो वो यहाँ पे कहीं पे उसको मिला नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें अगर एप्लेट व्यूअर के जरिए अपनी एप्लीकेशन को, अपनी एप्लेट को रन करना है, तो हमें यहाँ पे कमेंट लिखनी होती है। और उस कमेंट में जो हम HTML में लिखते हैं एप्लेट को रन करवाने के लिए टैग, वही टैग यहाँ पे लिखना होता है। देखो, एप्लेट, फिर कोड इक्वल टू क्लास का नाम NJS एप्लेट, फिर विथ इक्वल टू समथिंग, वो भी डबल कोट्स में, हाइट इक्वल टू समथिंग, ओके, एंड देन एप्लेट टैग ओवर। अब क्या होगा, एप्लेट व्यूअर हमारी, देखो एप्लेट व्यूअर को हम सोर्स फाइल दे रहे हैं, तो हमारी इस फाइल को वो रीड करेगा और वो ढूंढेगा क्या पता है, वो एप्लेट टैग ढूंढेगा। एप्लेट व्यूअर एप्लेट टैग ढूंढेगा और उसको कोड में मिलेगा ये क्लास का नाम। तो एप्लेट व्यूअर करंट पाथ में, इस पाथ में ढूंढेगा NJS एप्लेट क्लास को। हमने कंपाइल कर लिया है तो क्लास फाइल मिल जाएगी उसको, तो उस क्लास फाइल को फिर वो लोड करेगा। लेकिन अगर हम ये नहीं लिखते तो एप्लेट व्यूअर रन नहीं कर पाएगा। देखो, ये एप्लेट व्यूअर ने अब देखो रन किया, ये विंडो बेस्ड छोटा सा प्रोग्राम। देखो, ये ब्राउजर नहीं है, ये विंडो है, छोटी सी विंडो। और यू कैन सी द टाइटल NJS एप्लेट, और यहाँ पे ये लिखा हुआ आया ऑल इज वेल, एप्लेट स्टार्टेड स्टेटस बार में। ये डेवलपर्स टेस्टिंग करने के लिए एप्लेट व्यूअर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्लाइंट जो है वो तो कमांड प्रॉम्प्ट से रन नहीं करेगा एप्लेट, क्योंकि एप्लेट हम सेपरेटली क्लाइंट को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, हम ब्राउजर से उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ रन करवाना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, सेट कलर कर सकते हो। देखो, कलर डॉट रेड, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो तो आप इनिट मेथड के अंदर भी कर सकते हो।
सेट बैकग्राउंड, फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हो। देखो हमने पीडीएफ में शायद एक एग्जांपल में फॉन्ट देखा था, यहाँ देखो ये सेट न्यू फॉन्ट। फॉन्ट अगर सेट करने हैं तो फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फॉन्ट इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, फिर उसमें फॉन्ट का नाम, स्टाइल और साइज पिक्सेल्स में, और फिर ये जो फॉन्ट बनाया हमने उसको हमें सेट करना होगा जी डॉट सेट फॉन्ट फॉन्ट। ठीक है, गेट विथ और गेट हाइट के जरिए हम एप्लेट की हाइट भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर हम ये सेंटर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गेट विथ डिवाइड बाई 2 और गेट हाइट डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा कि सेंटर से स्ट्रिंग की शुरुआत होगी, बराबर सेंटर में स्ट्रिंग नहीं आएगी, लेकिन सेंटर से उसकी शुरुआत होगी। अगर हम बराबर सेंटर में रखना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो हमें यहाँ इसमें से स्ट्रिंग की जितनी विड्थ है वो माइनस करनी होगी, और यहाँ से स्ट्रिंग की जितनी हाइट है उसमें से हाफ माइनस करना होगा, तब आपको स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेंटर में दिखाई देगी। अभी जो कोड लिखा है उसके जरिए क्या होगा कि सेंटर से वो शुरू होगी। देखो ये सेंटर से शुरू होगी। अगर इसको बराबर हम सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो हमें सेंटर में से माइनस करना पड़ेगा स्ट्रिंग की जितनी विड्थ है उसका आधा, और सेंटर में से माइनस करना पड़ेगा स्ट्रिंग की जितनी हाइट है उसका आधा, तब एग्जैक्टली स्ट्रिंग का सेंटर और स्क्रीन का सेंटर सेम होगा। ये तो सब चीज़ें हैं कि जो आप एप्लेट में कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा एप्लेट की जो हमने यहाँ से एप्लेट व्यूअर के जरिए रन किया, ठीक है, टेस्टिंग किया। अब अगर सपोज कि हम इसको इंक्लूड करना चाहते हैं अपने किसी HTML पेज में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML और एप्लेट, यहाँ पे वही चीज़ जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना वही वहाँ पे लिखना है। मतलब जो भी चाहो हाइट विड्थ देना चाहो दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि, बट लिखना होता है एप्लेट टैग। सपोज कि मैं इसको विड्थ देता हूँ 300 और हाइट भी देता हूँ 300। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ अपने लोकल ड्राइव में। फाइल को नेम दूंगा एप्लेट डेमो HTML, ठीक है, एप्लेट डेमो डॉट HTML। अब देखो अभी मैंने सर्वर पे सेव नहीं किया है, इसको लोकल ड्राइव में ही सेव किया है, तो हम इसको लोकली रन कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं उसको ओपन करता हूँ फाइल को,
एप्लेट डेमो, ये डिस्प्लेइंग एप्लेट। अब देखो ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है तो ऊपर लिखा हुआ आया डिस्प्लेइंग एप्लेट, लेकिन जो एप्लेट है वो डिस्प्ले नहीं हुई। मैंने कहा ना कि बिकॉज nowadays browsers are not supporting this applets. Now let us check from Internet Explorer. तो यहाँ पे जो हमने लिखा यही URL कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में। देखो योर सिक्योरिटी सेटिंग्स पुट योर कंप्यूटर एट रिस्क, ओके कोई बात नहीं। एक्टिव कंटेंट ब्लॉक, अलो ब्लॉक्ड कंटेंट, यस। देखो ये हमारी एप्लेट की, देखो वो, हाँ यस रन, ये हमारी एप्लेट रन हुई इंटरनेट एक्सप्लोरर में। आपको यहाँ से पहले अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट करना पड़ेगा। देखो ये ही फाइल जब हमने रन की मोजिला में तो एप्लेट डिस्प्ले नहीं हुई, यहाँ पे ये एप्लेट डिस्प्ले हुई। देखो तो कहने का मतलब वेब पेज में और भी सब कुछ हो सकता है। ये वेब पेज में बाकी HTML का बहुत सारा कोड हो सकता है, बट जहाँ पे हम डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना चाहे वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एप्लेट, है ना। किसी को कुछ डाउट है इसमें? Has anybody any doubt? See now okay fine. Now what will we do? अभी हमने इसको लोकली चेक किया, एप्लेट डेमो डॉट HTML फाइल जो है उसको हमने अभी लोकली चेक किया है, तो अब हम उसको सर्वर से चेक करेंगे, है ना। सर्वर पे अभी हम रूट में डायरेक्ट रखेंगे उस फाइल को, एप्लेट डेमो डॉट HTML को रख दिया। अब अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। हो गया। अब उसमें जो HTML फाइल है अपनी एप्लेट, क्या नाम रहा उसका, अच्छा स्मॉल में एप्लेट डी कैपिटल एप्लेट डेमो डॉट HTML। देखो ये रन हुआ सर्वर से, लेकिन एप्लेट नहीं आ रही है। ठीक है, यही चीज़ हम करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से, सर्वर से रन करेंगे। अब देखो सर्वर से रन किया तो यहाँ पे एप्लेट की जगह आ गई, लेकिन एप्लेट रन नहीं हो रही है, एप्लेट डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने इस फाइल को सर्वर में रखा है और इस फाइल में एम्बेड किया है एप्लेट को, और वो एप्लेट हमने सर्वर में नहीं रखी है। एप्लेट की जो क्लास फाइल है वो हमने सर्वर में नहीं रखी, वो तो अभी ई ड्राइव में है। तो पेज तो रन होगा लेकिन एप्लेट सर्वर पे नहीं है, तो एप्लेट उसको मिलेगी नहीं। तो एप्लेट को भी हमें कहाँ पे रखना होगा, सर्वर में। तो एप्लेट का जो क्लास है अपना, उसका नाम है NJS एप्लेट। इस क्लास को हमें सर्वर पे रखना होगा, क्लास फाइल को NJS एप्लेट डॉट क्लास। कहाँ पे रखता हूँ उसको मैं, रूट में रख दिया। रन, देखो काफी कई बार ऐसा होगा कि ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और फिर ये इरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो मतलब कि
उस पर क्लिक ही नहीं कर पाओगे आप, जो मैं अभी कर रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो फिर आपको फाइनली उसको टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। और फिर इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम वापस ट्राई करेंगे रन करने की अपनी एप्लेट को सर्वर से। लोकल होस्ट 8085। ये आ गया। फिर इसमें NJSMTI और appletdemo.html। देखो, ये सर्वर से अपनी एप्लेट रन हुई और उसको हमने एम्बेड किया है HTML पेज में एप्लेट टैग के जरिए। अब यही चीज़ हम कर सकते हैं JSP में। मतलब कि अगर JSP में एप्लेट को हमें करना है इंक्लूड, तो इस फाइल को मैं नाम देता हूँ appletdemo.jsp। ठीक है, ये हमारा JSP का पेज। यहाँ पे डिस्प्लेइंग एप्लेट इन JSP। तो JSP में इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, JSP कोलन प्लग इन टाइप इक्वल टू एप्लेट, फिर कोड इक्वल टू NJS applet डॉट क्लास विथ इक्वल टू सपोज 500, हाइट इक्वल टू 500, ओके। अब ये जो JSP पेज हमने बनाया है उसको रखेंगे सर्वर पे appletdemo.jsp। ठीक है, अब हम रन करेंगे appletdemo.jsp को, डिस्प्लेइंग एप्लेट इन JSP। और ये उसकी साइज भी क्या आ गई, 500 बाई 500। तो ये हमने अपने JSP में एप्लेट को इंक्लूड किया। ठीक है, और जो अभी हमने ये भी देखा कि हम एप्लेट में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो एप्लेट को पैरामीटर पास करने हैं तो मतलब अगर टेस्टिंग के लिए करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो पैराम टैग के जरिए। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया था ना पैराम, फिर नेम इक्वल टू सपोज उसका नाम, सपोज हम नाम देते हैं मैसेज, और वैल्यू इक्वल टू NJSMTI। ठीक है, तो हमने जो पैरामीटर पास किया है उसका नाम क्या दिया है, मैसेज। तो उस पैरामीटर को हम रिट्रीव कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पैरा1 कहता हूँ इसको मैं, गेट पैरामीटर, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है, पैरामीटर का नाम क्या रखा है, मैसेज। तो पैरामीटर का जो नाम है मैसेज वो ढूंढा जाएगा और मिलता है तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, पैरा1 में। और अगर हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहे, सपोज कि एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
मैसेज इक्वल टू करके मैं कॉन्केट करता हूँ यहाँ पे मैसेज की वैल्यू जो हमने स्टोर की है पैरा 1 में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पैरा 1, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है उसमें मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ 40 पिक्सल्स, थोड़ा नीचे चाहिए। ओके, तो इस एप्लेट को हम कंपाइल करेंगे। कैनॉट फाइंड सिंबल पैरा 1, अच्छा हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसको एज ए इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हर जगह पे उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब इस एप्लेट को टेस्ट करेंगे। देखो ऑल इज वेल और मैसेज इक्वल टू NJS MTI। तो ये जो मैसेज हमने पास किया वो एक्चुअली टेस्टिंग करने के लिए पास किया, ठीक है। तो अगर हमें JSP से मैसेज पास करना है तो हमने देखा अभी कि हम इसमें लिख सकते हैं JSP पैराम्स, JSP पैराम्स, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी पैरामीटर पास करने हैं वो इस तरह से JSP पैराम नेम इक्वल टू, सपोज मैं नाम देता हूँ इसको वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू देता हूँ V for U, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक पैरामीटर पास किया, सपोज कि पैरामीटर का नाम मैं रखता हूँ कंपनी और उसकी वैल्यू क्या दी मैंने V for U। ये पैरामीटर मैंने एप्लेट को पास किया है, ठीक है। तो एप्लेट के अंदर हमें कोड लिखना होगा उस पैरामीटर को रिट्रीव करने का। कौन सा नाम का पैरामीटर है? कंपनी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी इज इक्वल टू पैरा 1। कंपाइल करेंगे। अब देखो एप्लेट व्यूवर से अगर हम चेक करेंगे तो एप्लेट व्यूवर से तो कुछ पास नहीं किया है, तो कंपनी क्या आएगा? नल आएगा। अब हमें इस कंपाइल हुए क्लास को वापस सर्वर पे रखना होगा। NJS applet डॉट क्लास रख दिया सर्वर पे, ओके। फिर JSP को भी हमने चेंज किया है तो JSP को भी हमें सर्वर पे दोबारा रखना होगा, रख दिया। अब हम उसको वापस रन करेंगे। हाँ, अभी चेंज किया है ना तो डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर जो चालू था तो उसको यहाँ पे बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा। लोकल होस्ट, देखो आ गया मैसेज हमारा और कंपनी इक्वल टू V for U। ये V for U कंपनी का नाम हमने इस एप्लेट को पास किया इस JSP पेज से जिसके अंदर वो शामिल हुआ है, जिसके अंदर हमने उसको एम्बेड किया है। देखो एप्लेट डेमो डॉट JSP और ये पैरामीटर पास हुआ है। अच्छा, स्पेलिंग गलती है लेकिन दोनों जगह पे स्पेलिंग सेम लिखा है, इसलिए वो यहाँ पे कंपनी के नेम में मिस्टेक है लेकिन दोनों जगह पे मिस्टेक सेम है तो वो वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये था एप्लेट और कैसे एप्लेट को हम इंक्लूड कर सकते हैं JSP में। यहाँ पे PDF में एक यहाँ पे वो रेक्टेंगल वाला एग्जांपल था, वो भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अभी समय नहीं, अदरवाइज मैं भी आपको वो करवा देता। इसमें कुछ किया नहीं एक्चुअली, एक लूप चलाई है जिसमें हमने ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ की है कंटिन्यूसली 10 टाइम्स और हर रेक्टेंगल को पहले सबसे बाहर का रेक्टेंगल, फिर उसके बाद का जो रेक्टेंगल है वो उससे 10 पिक्सल छोटा,
हर बाजू में, फिर अगेन छोटा छोटा उस तरह से। देखो यहाँ पे लूप मैंने चलाई है 10 से लेकर 100 तक, और हर बार जो कलर जनरेट हो रहा है ना वो रैंडम कलर है, मतलब जितनी बार रन कराओगे ये सभी कलर्स अलग अलग आएंगे। तो जावा में रैंडम क्लास है ना, उसके जरिए ये किया है। देखो अगर फटाफट अगर हम करना चाहे तो यहाँ पे NJS एप्लेट 1 नाम दे देता हूँ मैं। पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है, इंक्लूड की आवश्यकता नहीं है, पेंट के अंदर डायरेक्टली फॉर लूप, और यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है import java.util.random क्लास, ठीक है। और रैंडम को इंस्टेंशिएट करना है तो पब्लिक इनिट में करेंगे, पहले उसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे रैंडम का वेरिएबल r, फिर यहाँ पे उसको इंस्टेंशिएट करेंगे r इक्वल टू न्यू रैंडम। फिर यहाँ पे एक फॉर लूप हम लिखेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 100, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा रेक्टेंगल ऐसा। फिर हर बार कलर हमें रैंडम कलर सेट करना है, तो जी डॉट सेट कलर, जिसमें हम कलर सेट करने के लिए न्यू कलर बनाएंगे और उसको बनाने के लिए रेड ग्रीन और ब्लू के कंपोनेंट देंगे रैंडमली। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू पास करनी होती है 0 से 255 के बीच में। तो वो तीनों वैल्यूज यहाँ पे स्टैटिक देने के बजाय हम क्या करेंगे, रैंडमली जनरेट करेंगे। वो कैसे, r डॉट नेक्स्ट int और 255, मतलब 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट होके यहाँ पे पास हो जाएगी तीनों कंपोनेंट के लिए, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। कलर जनरेट होने के बाद आपको रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना है, फिल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। फिल्ड रेक्टेंगल आई, और आई मतलब 10 उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर, और फिर 400 माइनस आई मल्टीप्लाई 2, हर बार इतना होगा 400 माइनस आई मल्टीप्लाई 2। तो ये पहला रेक्टेंगल जो सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा वो 10 से लेकर 400 माइनस 20, 400 माइनस 20। फिर दूसरी बार क्या होगा, 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस इक्वल टू 10 करना है, तो दूसरी बार आई की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो दूसरा रेक्टेंगल जो बनेगा वो अंदर थोड़ा आएगा, 20 से शुरू होगा और 400 माइनस 40, 400 माइनस 40। तीसरी बार आई की वैल्यू हो जाएगी 30, तो 30 से शुरू होगा और 400 माइनस 60, मतलब पहले सबसे बड़ा 10 से लेकर 390 तक या 380 तक, फिर वो कम होता जाएगा, और ऐसा 10 बार होगा। और हर बार छोटा रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा और फिल भी होगा, और वो फिल होगा रैंडम कलर से, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सेट कलर न्यू कलर, और वो हम रैंडमली यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं इसलिए। इस फाइल को मैं नाम देता हूं NJS applet 1, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करेंगे applet1.java, और एप्लेट व्यूअर के जरिए हम उसको रन करते हैं। देखो ये 10 टाइम्स हुआ। अब मैंने थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल बनाया है तो अब यहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है। अगर हम इसको अंदर भी फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 100 की जगह पे 200 टाइम्स लूप चलाएंगे, 200 तक लूप चलाएंगे, मतलब कि 20 टाइम्स। तो आपकी एप्लेट अब जब हम रन करेंगे कंपाइल करके, देखो ज्यादा रेक्टेंगल्स आ गए 20 टाइम्स, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम अपनी ब्राउजर से टेस्ट करना चाहे तो ये जो HTML वाला पेज है ना, उसमें मैं एप्लेट का कोड कर देता हूँ 1, ठीक है। एप्लेट 1 मतलब कि ये पेज कौन सी एप्लेट को रन करेगा, इस NJS एप्लेट 1। अब यहाँ से मैं उस फाइल को ओपन करवाता हूँ,
applet demo.html। क्या हुआ? हेलो, ब्लॉक कंटेंट आ गया। अभी साइज हमने उसको थोड़ी कम दी है यहाँ पे, HTML फाइल में साइज हमने 300 दी है ना, और साइज जो ड्राइंग किया है वो तो 400 तक का है, तो यहाँ पे साइज थोड़ी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे साइज 500 सेव करता हूँ इसको और रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। देखो आ गया। जितनी बार आप देखोगे ना, हर बार अलग अलग कलर्स आएंगे। रेंडमली जनरेट हो रहा है ना, कल सभी कलर्स रेंडम है इसलिए, है ना। ठीक है। हैज एनीबडी एनी डाउट फ्रेंड्स? Hello friends, has anybody any doubt?